गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? एवरीथिंग इज गुड। चलिए, अभी लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हमने कैश का मतलब देखा, फ्लो का मतलब देखा, स्टेटमेंट का मतलब समझा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझा, और हाउ मेनी एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये सारा चीज आपने देखा होगा। और आपने अपने बुक से एग्जाम्पल 1, 2, 3 के आसपास के एग्जाम्पल्स जो नियर अबाउट इस कॉन्सेप्ट को टच करते हैं उसको आपने समझा होगा। ठीक है, क्योंकि अब हमें जो पढ़ना है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे बनाते हैं, यानी कि उसके प्रोफार्मा को, उसके फॉर्मेट को देखेंगे, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट बनाने में सबसे पहले आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट आपको लास्ट में बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 3 टाइप्स की बिजनेस एक्टिविटीज होती है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें स्टार्ट करना है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो स्टूडेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको कैसे बनाना है, पहले आप इसको समझिए। आप नॉर्मली कॉलम को ड्रॉ करेंगे, जिसमें एक कॉलम थोड़ा सा बड़ा होगा जैसा कि आप देख रहे हो, और 2 कॉलम आपके अमाउंट के होंगे। ये 2 कॉलम जो आपके अमाउंट के हैं, ये आपके जर्नल एंट्री की तरह डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट नहीं है। ठीक है, ये आपके बेसिकली ये फाइनल अमाउंट के लिए है और ये सब टोटल करने के लिए है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? कि ये आपको यहाँ पे जैसे कई अमाउंट आपको ऐड करना है या माइनस करना है, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो हम जब भी कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो बढ़िया एक फॉर्मेट में बनाते हैं। तो ये बेसिकली हमारा वो फॉर्मेट है जिसमें हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट वाइज को बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है हमारा कैपिटल ए, यानी कि आप हेडिंग लिखोगे कैपिटल ए, जिसमें आप हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले हमको किसको बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसके हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि फॉर्मेट तो बुक में भी लिखा हुआ है। आप फॉर्मेट को रट्टा मारने लगेंगे तो क्या होगा, कुछ चीजों को आप भूल जाएंगे। इसलिए आप पूरे फॉर्मेट को समझिए, पूरे कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हमें लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। सबसे पहले क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। अब स्टूडेंट, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन की अमाउंट कहां से आएगी, तो इसको आप समझने के लिए लिखिए कि यहाँ पे जो हम अमाउंट लिखते हैं वो बेसिकली जो हमारी अमाउंट होती है वो ड्यूरिंग द ईयर की होती है। कौन सी अमाउंट होती है वो, ड्यूरिंग द ईयर की। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्वेश्चन आपके सामने बैलेंस शीट के फॉर्म में आएगा। कहते हैं कि क्वेश्चन जब होता है तो वो बैलेंस शीट के फॉर्म में आता है, क्वेश्चन जो है वो बैलेंस शीट के फॉर्म में आता है। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे, जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसमें क्या होता है कि आपको हेडिंग वाइज होता है। जैसे सबसे पहले आपको हेडिंग दिखाई देगी शेयर होल्डर फंड्स, फिर आपको हेडिंग दिखाई देगी रिजर्व एंड सरप्लस। तो जब आप रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में जाएंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में मैक्सिमम आपको 2 हेडिंग मिलती है। एक हेडिंग आपको मिलती है किसकी, क्या लिखा होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरी हेडिंग की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस मिलेगा। इसका मतलब ये जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट होता है। इसमें आपको क्या होगा, एक करंट ईयर गिवन होगा और एक प्रीवियस ईयर। ये फॉर्मेट का पार्ट नहीं, ये मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, उसको फॉर्मेट में मत नोट करने लगेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो मान लीजिए सपोज दैट पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर में आपको अमाउंट गिवन है प्रॉफिट की 10,000 और करंट ईयर में अमाउंट गिवन है 15,000। तो ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है, आपको करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है। तो ड्यूरिंग द ईयर की अमाउंट कितनी होगी, बताइए। प्रीवियस ईयर में अगर 10,000 है इस और करंट ईयर में 15,000 है, तो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कितना होगा, बोलो 5,000। तो ये 5,000 आपको यहाँ पे फाइनल शो करना है। तो ये समझ में आ गया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कैसे आएगा, क्लियर? अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको अपने फॉर्मेट के हिसाब से चलना है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आपको मतलब नहीं है, आपको अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, ऐड करना है। अब क्या क्या ऐड करना है, इसका कॉन्सेप्ट है कि जितने भी लॉसेज है ये आपको लिखना नहीं है। ये जो चीज है यहाँ पे लॉस और ये एक्सपेंस, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, कि जो भी हमारे लॉसेज होते हैं और जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो ऐड होते हैं। अब आप कहेंगे अरे सर लॉस तो माइनस होता है, एक्सपेंस तो माइनस होता है, इसमें ऐड क्यों हो रहा है? बेसिकली हम लोग उल्टा चलते हैं। अगर आपको याद होगा कि क्लास 11th में आप फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे, तो फाइनल अकाउंट में आपने देखा था सबसे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। ग्रॉस प्रॉफिट से आप क्या करते थे, बीच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था, उसके बाद नेट प्रॉफिट आता था। तो अभी हमारा क्या है, ये नेट प्रॉफिट पहले से मिल चुका है।
अब हम नेट प्रॉफिट से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो हम क्या करते थे, अपोजिट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, इसलिए लॉस और एक्सपेंस हमारा क्या होता है, ऐड होता है। क्लियर हो गया। अब क्या क्या लॉस है, क्या क्या एक्सपेंस है, उसको ध्यान देना है। जैसे आप जो एसेट्स यूज करते हैं, तो एसेट्स का परचेज करना और एसेट्स का सेल करना, ये किस एक्टिविटी में जाता है, एसेट्स का परचेज, एसेट्स का सेल किस एक्टिविटी में आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग में। बट अगर उस एसेट्स को आप यूज कर रहे हैं, उस पर आपका डेप्शन चार्ज हो रहा है, तो वो डेप्शन बाय नेचर क्या है, लॉस है। तो लॉस बाय नेचर क्या होता है, ऐड होगा। समझ में आ गया। तो डेप्रिसिएशन आपको कहीं भी दिखाई दे, क्वेश्चन में आपको डेप्शन दिखाई दे रहा है, उठा के यहाँ लिखिए और उसे हमें अंदर लिखना है, यहाँ बाहर नहीं लिखना है। अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था ना कि जो सब टोटल वाली अमाउंट है उसको हमको क्या करना है, अंदर लिखना है। इसी तरीके से मान लीजिए आपने कोई भी एसेट्स को सेल किया, तो एसेट्स को सेल करना कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग में। बट अगर उसको सेल करने से आपको लॉस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो वो कहाँ जाएगा, ऐड होगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए कि बैलेंस शीट में आपको एक होता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट में क्या क्या आता है, जैसे गुडविल आ गया, पेटेंट राइट आ गया, या कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स आ गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर आ गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आ गया। वो अगर सपोज दैट पिछले साल मान लीजिए 4000 है और करेंट ईयर में वो 3000 है, तो बिटवीन द ईयर क्या हो रहा है, 1000 इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, 1000 डिक्रीज हो रहा है। फिर से समझिए, पिछले साल 4000 की गुडविल थी, करेंट ईयर में 3000 की गुडविल है, तो 1000 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारी गुडविल या इंटेंजिबल एसेट्स या फिक्टिशियस एसेट्स जो डिक्रीज होते हैं, उनको हम सेल नहीं बोलते जब तक कि क्वेश्चन में गिवन ना हो। अपने आप से इसको समझेंगे रिटर्न ऑफ। क्या समझेंगे, आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ी थी, उसमें भी आपने देखा था कि गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स होती है, उसको क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ। तो आपको गुडविल जो हमारी है, ये जो गुडविल है या इंटेंजिबल एसेट्स या कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ। तो रिटर्न ऑफ होगा तो आपको क्या लिखना है, यही अंदर लिखना है अमाउंट आपको। क्लियर हो गया। इसी तरीके से कुछ और भी हमारे होते हैं, जैसे जितने भी आप एक्सपेंसेस पेड करेंगे, चाहे इंटरेस्ट पेड करें, डिविडेंड पेड करें, रेंट पेड करें, वेजेस पेड करें, जितने भी एक्सपेंसेस पेड है उनको भी हमको क्या करना है, ऐड करना है। इसके अलावा जैसे कोई भी आप जैसे प्रोविजन बना रहे हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, उसमें पिछले साल मान लीजिए 20,000 प्रोविजन शो हो रहा है, इस साल मान लीजिए 26,000 प्रोविजन शो हो रहा है, तो आपने कितना पैसा ट्रांसफर किया, 6,000 ट्रांसफर किया। तो ये 6,000 जो हमने प्रोविजन में ट्रांसफर किया वो एक्सपेंस है कि इनकम, एक्सपेंस क्या करेंगे, हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे प्रोविजन, ठीक है, आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो फटाफट एक बार देखिए कि सबसे पहले आपने क्या लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, उसमें आपने फटाफट बताइए क्या क्या ऐड किया, डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, एक्सपेंसेस पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा कि जो भी आपके लॉसेस थे बाय नेचर या जो भी आपके एक्सपेंस थे उनको आपने बाय नेचर यहाँ पे कैश पे स्टेटमेंट में क्या किया, ऐड किया, ठीक है। अब इसी का जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट, भाई इतना तो आप समझते हैं ना, अपोजिट कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, अगर लॉस और एक्सपेंस बाय नेचर ऐड हो रहे हैं तो इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इनकम और एक्सपेंस। बोलो भाई, इनकम और एक्सपेंस, इनकम और प्रॉफिट, यही अपोजिट है, इनकम और प्रॉफिट। अगर लॉस और एक्सपेंसेस अगर आप ऐड कर रहे हैं तो इसका अपोजिट क्या हुआ, प्रॉफिट और इनकम। वो आपको क्या करना है, माइनस। तो यहाँ पे आपको ये लेस लिख सकते हैं, बाकी चीजें आपको माइंड में रखनी है कि आपको बाय नेचर क्या क्या माइनस करना है, जो भी आपके इनकम है, जो भी आपके प्रॉफिट है उसको माइनस करना है। जैसे डेप्रिसिएशन का अपोजिट होता है एप्रिसिएशन, एसेट्स इंक्रीज हो रही हो तो यहाँ पे आपको जल्दी क्वेश्चन मिलेगा नहीं, बट आप नेचर जान लीजिए कि अगर एप्रिसिएशन मिलता है तो वो माइनस होगा। अगर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस होता है तो उसका अपोजिट, अगर आपने एसेट्स को सेल किया आपको प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जब आप कोई चीज माइनस करते हैं तो यहाँ पे हम ब्रैकेट साइन लगाते हैं, क्योंकि जितनी चीजें आपकी प्लस होंगी उनको उठा के आप यहाँ पे प्लस करके लिख चुके होंगे। अब आपको माइनस जो साइन लिखना है तो माइनस के लिए आपको स्टेटमेंट में क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट साइन लगाना पड़ता है, ब्रैकेट साइन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए कि कोई भी अगर आपने एक्सपेंस पेड किया तो ऐड करेंगे, उसका अपोजिट अगर इनकम रिसीव्ड हो रहा है तो माइनस करेंगे।
इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में आपने पैसा जब लगाया था, यानी आपने खर्चा किया तो ट्रांसफर किया था पैसा आपने, तो ऐड किया था। अगर सपोज दैट पिछले साल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 30,000 है, करंट ईयर में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 है, तो 10,000 आपने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। तो इसको हम कह सकते हैं डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो वो भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो कहने का मतलब है कि अब एक चीज और समझिए कि जैसे आपने यहाँ लिखा था गुडविल रिटर्न ऑफ, तो गुडविल रिटर्न ऑफ कब हुआ था, जब प्रीवियस ईयर में 4,000 और इस साल करंट ईयर में 3,000, 1,000 डिक्रीज हुआ। इसका अपोजिट हो जाए, मान लीजिए प्रीवियस ईयर में 5,000, करंट ईयर में 6,000, तो इस साल क्या हुआ बताइए, ड्यूरिंग देयर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज। तो गुडविल या कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स अगर इंक्रीज होता है इट मींस कि वो परचेज है, और परचेज ऑफ गुडविल या परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स बाय नेचर क्या होगा, वो यहाँ नहीं आएगा फिर ऑपरेटिंग में, वो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप जब सब कुछ प्लस करेंगे माइनस करेंगे, तो प्लस माइनस करके फाइनल अमाउंट अब आप यहाँ लिखेंगे फॉर्मेट में, और फिर ये ऊपर वाली अमाउंट को यहाँ पे ट्रीट करेंगे, और फाइनली यहाँ पे ट्रीट करके लिखेंगे। और लिखने के बाद आपको इसको माइंड में रखना है कि इसका क्या नाम है, क्या लिखना है आपको। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, बिफोर को अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि यही आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मेट यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होना है। तो पहले आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आपको आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने जब कैलकुलेट कर लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, तो उसके बाद के स्टेप को आपको समझना है। आप समझिए कि सबसे पहले आपने देखिए जब निकाल लिया था वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, बिफोर वर्किंग कैपिटल। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको क्लास 11 से बताया जा रहा है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर इसमें बात हो रही है चेंज की, तो चेंज का क्या मतलब होता है, चेंजेस का क्या मतलब होता है, या तो वैल्यू इंक्रीज करे या तो वैल्यू डिक्रीज करे। चेंज का तो यही मतलब है ना, अगर पिछले साल भी वैल्यू 40,000, इस साल भी वैल्यू 40,000, तो चेंज हुआ, बोलो भाई, चेंज नहीं हुआ। तो चेंज का मतलब ये या तो वैल्यू इंक्रीज हो और डिक्रीज हो। अब सेकंड थिंग कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में ही आपको चेंज देखना है। अगर आप शुरू से देखिए, जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि बिजनेस एक्टिविटी में फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है, ऑपरेटिंग है, तो उसमें ध्यान से देखिए कि आपका जो फिक्स्ड एसेट्स था वो कहाँ चला गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। जो शेयर डिवेंचर और लोन था वो कहाँ चला गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो बचा क्या था, अगर बैलेंस शीट क्वेश्चन में आता है तो उसमें ध्यान से देखिए क्या बचा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी बेसिकली आपका कहाँ ट्रीट होता है, आफ्टर वर्किंग कैपिटल निकालने से पहले, यानी कि बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के बाद आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। तो चलिए फटाफट हम लोग ये देखते हैं कि पहले करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं और करंट लायबिलिटी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप कहीं नोट भी कर लीजिए। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, जैसे स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, और प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया। यानी कि वो एसेट्स जिनको आप लेस देन 1 ईयर में ही कैश में कन्वर्ट कर ले उनको हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। इनका जस्ट अपोजिट करंट लायबिलिटी, स्टॉक का अपोजिट तो कुछ होता नहीं। ठीक है, डेटर का अपोजिट क्या हो गया, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल का अपोजिट क्या हो गया, बिल्स पेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस का अपोजिट क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और एक्रूड इनकम का अपोजिट क्या हो गया, एडवांस इनकम। तो इधर साइड आपके करंट एसेट्स हो गए, इधर साइड आपके करंट लायबिलिटीज हो गए। ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है, पिछले साल की बैलेंस शीट के आइटम और इस साल के आइटम में आपको बस इतना देखना है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन की बैलेंस शीट देख रहे हैं, अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो आप ऊपर एरो बना लीजिए, डिक्रीज हो रही तो नीचे एरो बना लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास आपकी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो बताइए आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है, बोलिए। अगर करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस। और लॉस को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, अभी पहले बताया आपको। ठीक है, तो बस आप एक चीज ध्यान रखिए, बाकी चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी कि आप ये ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए डिक्रीज इन करंट एसेट्स हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस को हमको क्या करना है, ऐड करना है। अगर एक चीज आप तैयार कर लिए तो उसका अपोजिट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होगा, वो भी ऐड होगा।
ठीक है भाई, डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी दोनों बाय नेचर क्या है, लॉस है, तो दोनों में क्या होगा, ऐड होगा, तो ऐड वाले आइटम को आपको यहाँ पे लिख देना है। अब इन दोनों का अपोजिट क्या होगा, माइनस होगा भाई, डिक्रीज इन करंट एसेट्स का अपोजिट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी का अपोजिट डिक्रीज इन करंट, दोनों ही बाय नेचर क्या है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम यहाँ क्या करते हैं, लेस करते हैं। ये चीजों को जब आपने लेस करना शुरू किया तो आप ब्रैकेट साइन लगाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट साइन लगाने के बाद आप फाइनल यहाँ यूज करेंगे, और ये जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आएगा उसको फाइनली यहाँ पे ट्रीट करेंगे, ठीक है। फाइनली यहाँ पे जो अमाउंट आएगी इसको आप क्या नोट करेंगे, इसको आप लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या लिखेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि यहाँ तक तो हम सारा काम अभी अपोजिट कर रहे थे, अपोजिट इन द सेंस कि लॉस को बाय नेचर हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे और प्रॉफिट को बाय नेचर हम यहाँ क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। लेकिन अब आपको क्या करना है, सीधा काम करना है। क्या सीधा काम करना है कि क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ कहीं इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो जितना आपने इनकम टैक्स पेड किया है वो आपको क्या करना है, फिर लेस करना है। ये फाइनली यहीं पे आके आपको डायरेक्टली लेस करना है। लेस करने के बाद आपका जो फाइनल अमाउंट आएगा इसको अब आप डबल अंडरलाइन करके यहाँ पे क्लोज कर देंगे, क्योंकि अभी तक जो आपकी अमाउंट यहाँ ट्रीट हो रही थी वो अब आगे ट्रीट नहीं होगी, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। और ये आपका फाइनली एक आंसर है। क्या आंसर लिखेंगे आप, अगर ये आंसर यहाँ पे प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में, तो आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम मतलब पैसा आ रहा है। और सपोज दैट मान लीजिए आंसर माइनस में आ जाए, तो माइनस में आ जाए तो आप लिखेंगे पैसा यूज हो गया, तो कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आ गया। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कैश फ्लो का मतलब जब प्लस में आंसर आएगा तो फ्लो लिखेंगे एंड माइनस में आंसर आएगा तो यूज लिखेंगे। क्लियर हो गया। कैश यूज्ड कब लिखना है, जब लेस होगा, और कैश फ्लो फ्रॉम कब लिखना है, जब प्लस होगा। तो ऊपर से नीचे तक का सारा फॉर्मूला हमारा कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो गया। अब एक बार मेरे साथ आप लोग रिवाइज करिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद उसमें क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें हम लोग को क्या क्या ऐड करना है, लॉसेज और एक्सपेंसेस ऐड करना है। क्या क्या ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, एक्सपेंसेस पेड, प्रोविजन इंक्रीजेस। समझ में आ गया। इसके बाद इनका अपोजिट कॉन्सेप्ट को क्या करना है, माइनस करना है। एप्रिसिएशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इनकम रिसीव्ड और डिक्रीज इन प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन हो, रिजर्व हो, कोई भी फंड हो, जैसे कई लोग पूछते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट रिजर्व क्या है, ठीक है, इस तरीके कहीं भी आपके आगे रिजर्व लिखा है सेम ट्रीटमेंट होगा। समझ में आ गया। इतना करने पे हमारा क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब हमको बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में क्या देखना है, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हमारा आ गया। उसके बाद हमें बस कुछ चीजों को याद रखना है कि सपोज दैट आपका करंट एसेट डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट बाय नेचर क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस क्या करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट अगर आप ऐड कर रहे हैं तो इसका अपोजिट लायबिलिटी में क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, वो भी बाय नेचर लॉस है, उसको भी ऐड करेंगे। अब इन दोनों का अपोजिट माइनस करना है, तो फिर क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इतना सब कुछ आपने प्लस माइनस किया, आंसर आ गया आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब सबसे लास्ट में हमको क्या करना है, इनकम टैक्स पेड को लेस करना है। लेस करने के बाद फाइनली प्लस में आंसर आएगा तो क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर आंसर माइनस में आएगा तो क्या लिखना है, समझ में आ गया। आज आप लोग जाएंगे सिर्फ अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो स्टार्टिंग के आपके एग्जाम्पल है और बैक क्वेश्चन उनको करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फिर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू।